हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आशा करती हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर आने वाला है 14 नंबर टेस्ट आने वाला है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस किससे रिलेटेड रहेंगे, मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस ग्रुप में हमारे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएगी बिल्कुल कॉस्ट फ्री होगी। और हमारे चैनल अब जो भी नए हैं या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मादा जननांग नहीं है। ए ऑप्शन लेबिया मेजोरा, बी ऑप्शन क्लाइटोरिस, सी ऑप्शन ओवरी, डी ऑप्शन इजाकुलेटरी डक्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो इसमें जो मादा जननांग है बाहरी, एक्सटर्नल और इंटरनल दो पार्ट में उन्हें बांटा गया है। तो जो एक्सटर्नल जननांग है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, उनमें 8 ऑर्गन होते हैं और उनमें से कौन से लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, इस तरह के 8 ऑर्गन इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें जो सम्मिलित रूप से इसे किस नाम से, वल्वा के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि वल्वा के नाम से किसे जाना जाता है, या जो एक्सटर्नल ऑर्गन हैं उन्हें सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको आंसर देना है उसका वल्वा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है इंटरनल ऑर्गन की। इंटरनल ऑर्गन में कुल 4 ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, इजाकुलेटरी डक्ट है। कौन क्या, वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। डी हमारा राइट आंसर रहेगा। जो इजाकुलेटरी डक्ट है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गिना जाता है। तो डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फैलोपियन नलिका का कार्य है। तो फैलोपियन नलिका सबसे पहले तो किसका पार्ट है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसका एक जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका एक पार्ट है, उनका इंटरनल ऑर्गन में ये गिना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन, इसमें से होने वाली कर्मानुकुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है। बी ऑप्शन, यह शुक्राणुओं को परिपक्व करती है यानी मेच्योर करती है स्पर्म को, तथा उनके इजाकुलेशन होने तक उन्हें स्टोर भी रखती है। सी आंसर, इससे स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ सीमन का 30% भाग बनाता है। थर्ड जो डी ऑप्शन है उसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो ट्यूब्स हैं वो क्या करती है, स्पर्म का निर्माण करती है जो कि नर युग्मक होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें हमारा राइट आंसर ये सारे जो काम है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए हमारा राइट आंसर रहेगा। कि इसमें कौन सी कर्मानुकुंचन गति होती है, जो ओवम है उसको यूट्रस तक आने में हेल्प करती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, फैलोपियन नलिका का ये कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिवर्षण यानी एपिडिडाइमिस का कार्य है। एपिडिडाइमिस किसका ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनका ऑर्गन है। तो ए ऑप्शन में इसमें होने वाली कर्मानुकुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है। बी ऑप्शन में यह शुक्राणुओं को परिपक्व करती है तथा उनके इजाकुलेट होने तक उन्हें स्टोर भी रखती है। सी ऑप्शन में क्या है, इससे स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ सीमन का लगभग 30% भाग बनाता है। थर्ड नंबर डी नंबर ऑप्शन, इसमें पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है जो कि नर युग्मक होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, यानी ये क्या करती है, जो स्पर्म है उनको मैच्योर करती है और उनको इजाकुलेट होने तक उनको स्टोर करके रखती है। एपिडिडाइमिस का ये वर्क है। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है।
ए ऑप्शन नर एवं मादा युग्मक का मिलन तथा परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होना यानी जाइगोट का बनना। बी ऑप्शन नर एवं मादा युग्मक के मिलन के बाद युग्मनज का गर्भाशय से संलग्न होना यानी इम्प्लांट होना। बी ऑप्शन परिपक्व ओवेरियन पुट्टिका के फटने के बाद अंडाशय से सेकेंडरी ओसाइट का फ्री होना या मुक्त होना। डी ऑप्शन शुक्रजनक नलिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर युग्मक का बनना। नर युग्मक यानी मेल जो जनन कोशिकाएं हैं उनका बनना। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन है नर एवं मादा युग्मक का मिलन तथा परिणाम स्वरूप युग्मनज का यानी जाइगोट का बनना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं? ए ऑप्शन नर एवं मादा युग्मक का मिलन तथा परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होना। बी ऑप्शन नर एवं मादा युग्मक के मिलने के बाद युग्मनज का गर्भाशय से संलग्न होना। सी ऑप्शन परिपक्व ओवेरियन पुट्टिका के फटने के बाद अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट का मुक्त होना। डी ऑप्शन शुक्रजनक नलिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर युग्मक का बनना। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि इम्प्लांटेशन की बात की जा रही है। सबसे पहले क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का मिलना और उसके बाद में जो जाइगोट होता है वो बनता है, फिर ये चलता है फैलोपियन से चल के यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो इसका क्या है कि नर और मादा युग्मक के मिलने के बाद युग्मनज का गर्भाशय से संलग्न होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य में शामिल है? ए ऑप्शन इसमें से होने वाली क्रमानुकुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है। बी ऑप्शन यह शुक्राणुओं को परिपक्व करती है और उसके इजैकुलेट होने तक उन्हें स्टोर भी रखती है। सी ऑप्शन में इसमें स्त्रावित होने वाला दूध जैसा सीमन पदार्थ तरल पदार्थ सीमन का लगभग 30% पदार्थ बनाता है। डी ऑप्शन है इसमें पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है जो कि नर युग्मक होती है यानी स्पर्म होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोस्टेट ग्रंथि है वो ओनली किसमें पाई जाती है? मेल के अंदर पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये क्या इनका काम क्या होता है? इसमें डी नंबर अपना जो राइट आंसर रहेगा। इससे स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ सीमन का लगभग 30% पार्ट बनाती है इजैकुलेशन के टाइम। सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्षण यानी टेस्टिस का कार्य है? कौन सा कार्य है? टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ए ऑप्शन इसमें से होने वाली क्रमानुकुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है। बी ऑप्शन यह शुक्राणुओं को परिपक्व करती है और उनके इजैकुलेट होने तक उन्हें स्टोर भी रखती है। सी ऑप्शन इसमें से स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल सीमन पदार्थ का लगभग 30% पार्ट बनाती है। और डी ऑप्शन में है इसमें पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है जो कि नर युग्मक होते हैं। तो ये सारे तो मैंने आपको बता दिए हैं जो हमारे क्वेश्चंस पहले आए थे। और इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें जो पाई जाती है नलिका शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो क्या करती है? स्पर्म का निर्माण करती है और वे क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गर्भाशय के बारे में कथन सत्य है? ए ऑप्शन वयस्क मादा में इसका वजन लगभग 50 से 60 ग्राम होता है। इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है। बी ऑप्शन इसकी संख्या वयस्क मादा में 2 होती है। निषेचन की प्रक्रिया इसी में संपन्न होती है। सी ऑप्शन इसका निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं के आपस में संयुक्त होने से होता है।
डी ऑप्शन, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेनिस के बीच नीचे जांघों के बीच लटकी रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ यूट्रस के बारे में पूछ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए रहेगा। अगर बात की जाए कि नॉर्मल में बात की जाए, अगर नॉन प्रेग्नेंट महिला है तो उसमें ये 50 से 60 ग्राम होता है, इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है। अगर प्रेग्नेंट फुल टर्म प्रेगनेंसी में बात की जाए कि कितना इसका वजन कितना होता है और इसकी जो कैपेसिटी कितनी होती है, इसका वजन और कैपेसिटी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि इसकी वजन और कैपेसिटी कितनी होती है। देखते हैं कितनों का इसमें सही जाता है कि जो क्वेश्चन। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए ऑप्शन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी ऑप्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ यानी दोनों हार्मोन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन करती हूँ कि सबसे पहले तो मिनार्की क्या है, मिनार्क ये आपको आंसर देना है, मिनार्क क्या है। इसके बाद में क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, और इसके बाद में मिनोपोज क्या है, और इनकी एज क्या है, टाइम पीरियड क्या है। आपको इन तीनों सवालों के जवाब देने हैं। तो इनमें जो हार्मोन है, हेल्पफुल हार्मोन है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए एंड बी बोथ, डी हमारा राइट आंसर रहेगा। फॉलिकल स्टिमुलेंट FSH हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होती हैं और इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है साथ में कि कौन सी 4 स्टेजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्रम वाइज बताने हैं आपको, सीरीज वाइज कौन सी स्टेज पहले होती है, उसके बाद में सेकंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज कौन सी है, फोर्थ स्टेज कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन, इम्प्लांटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो कि जाइगोट बन गया है फैलोपियन ट्यूब में, वो क्या आएगा गर्भाशय में आके ठहरेगा, चिपकेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन, निषेचन के 6-7वें दिन, बी ऑप्शन निषेचन के 11वें दिन, सी ऑप्शन मासिक चक्कर के 14वें दिन, डी ऑप्शन मासिक चक्कर के 25वें दिन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, निषेचन के 6-7वें दिन, ए हमारा राइट आंसर रहेगा। इम्प्लांटेशन किस दिन प्रारंभ होती है, बात की जा रही है कि किस दिन ये प्रारंभ हो रही है इम्प्लांटेशन, तो ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मोरूला के बारे में कथन सत्य है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है मोरूला के बारे में कथन सत्य कौन सा है। ए ऑप्शन, गर्भवती महिला का एंडोमेट्रियम, बी ऑप्शन युग्मनज के विभाजन के लगभग 96 घंटे बाद बने 16 कोशिकीय संरचना जो कि सहतूत के समान प्रतीत होती है, डी ऑप्शन ट्रोफोब्लास्ट की सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट से निकली उंगलीनुमा उभार, डी ऑप्शन सबसे बाहरी भ्रूणीय कला यानी फिटस की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन कौन सी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जो गर्भवती महिला का एंडोमेट्रियम है उसे किस नाम से प्रेगनेंसी के टाइम किस नाम से जाना जाता है, डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। डेसिडुआ, इसमें क्या होता है कि डेसिडुआ वो पहले से मोटी हो जाती है और उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो वेसल्स है वो पहले से ज़्यादा पाई जाती हैं और जो ब्लड का सप्लाई है, सर्कुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो डेसिडुआ किसे कहा जाता है, जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसे डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि सबसे बाहरी भ्रूणीय कला यानी 2 फिटस की मेम्ब्रेन 2 पाई जाती है, एम्नियोन और कोरियोन।
तो जो बाहर की पाई जाती है उसे कोरियोन बोलते हैं, जो अंदर की सेल्स पाई जाती है उसे एमनियोन बोलते हैं। तो इसमें जो बाहरी बुननिया कला है उसको किस नाम से कोरियोन कहा जाता है। अब बात आती है ट्रोफोब्लास्ट की। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ट्रोफोब्लास्ट की सिनसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट से निकले उंगलीनुमा उभार। तो यहाँ पे है सिनसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, यानी ये अपना यूट्रस है, इसके अंदर ये मायोमेट्रियम है, ये अपना कोरियोन है, और इसके अंदर क्या है, ये एमनियोन है अपना। तो इसमें जो कोरियोन है, जो ट्रोफोब्लास्ट है बाहर की, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट है, उसमें उंगलीनुमा उभार निकल जाते हैं। ये क्या करते हैं, मायोमेट्रियम में धंस जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, विलाई, कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विलाई के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा कि युग्मनज के विभाजन के 96 घंटे के बाद में 16 कोश के जो संरचना बनती है शहतूत के समान, उसे मुरुल्ला कहा जाता है। इसके बाद में क्या बनता है, ब्लास्टोसिस बनता है। ब्लास्टोसिस कैसे बनता है कि जो मोरुला है उसमें क्या फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म से विकसित होने वाली संरचना नहीं है। यहाँ पे पूछ रहे हैं भ्रूणीय जनन स्तर। ए ऑप्शन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये विकसित हो गया है, ये नहीं। बी ऑप्शन मूत्राशय की श्लेष्मा झिल्ली। सी ऑप्शन त्वचा की एपिडर्मिस। डी ऑप्शन पीयूष ग्रंथि। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्टोडर्म में विकसित होने वाली कौन सी संरचना नहीं है। तो इसमें जो भ्रूणीय जनन स्तर है वो 3 लेवल में क्या होता है, डेवलप्ड होता है। एक्टोड्रम, मीजोड्रम और लास्ट होता है एंडोड्रम। तो इसमें बहुत सारी संरचनाएं हैं, किसी में एपिडर्मिस बनता है, किसी में हार्ट बनता है, किसी में सर्कुलेशन होता है। तो ये अलग अलग जो संरचना विकसित होती है, जो जनन स्तर है उसमें अलग अलग संरचनाएं विकसित होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्टोड्रम में कौन सी संरचना विकसित नहीं होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, मूत्राशय की श्लेष्मा झिल्ली, यानी मूत्राशय है, यूरिन ब्लैडर है, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है वो इसके अंदर जो विकसित नहीं होती है। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बाकी त्वचा की एपिडर्मिस ये विकसित हो जाती है, पीयूष ग्रंथि ये भी विकसित हो जाती है, और ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये भी स्थापित हो जाता है जो एक्टोड्रम है उसके अंदर। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण में किस सप्ताह के दौरान हृदय धड़कना आरंभ कर देता है। एम्ब्रियो में बात की जा रही है कि कौन से सप्ताह के दौरान जो हार्ट है वो धड़कना प्रारंभ कर देता है। ए ऑप्शन 5 सप्ताह, बी ऑप्शन 4 सप्ताह, सी ऑप्शन 8 सप्ताह, डी ऑप्शन 20 सप्ताह। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, और हम हृदय धड़कना कब प्रारंभ कर देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी है। जिसे हृदय कब धड़कना आरंभ कर देता है हम फिटोस्कोप के द्वारा कब सुन सकते हैं, कभी जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उनके द्वारा हम फिटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन है उसमें हम दूर करेंगे। तो फीटल के हार्ट है वो कब धड़कना आरंभ कर देता है, प्रथम, तो इसमें होता है 5 सप्ताह। तो ए हमारा राइट आंसर रहेगा ए। कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत रहा था। और इसमें जो 8 सप्ताह के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसके सहारे हम जो हार्ट साउंड है वो हम देख सकते हैं कि हार्ट की साउंड उसमें आने स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर। और 20 सप्ताह के अंदर हम फिटोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं, जो हार्ट साउंड है वो फिटोस्कोप के द्वारा हम सुन सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है, इक्विपमेंट है, उपकरणों के द्वारा फिटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि फिटोस्कोप के द्वारा हम जो फिटल
जो FHS है वो हम कब सुन सकते हैं, जो फीटल हार्ट रेट है वो कब सुन सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर उसमें रहेगा 20 सप्ताह। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के द्वारा हम कब सुन सकते हैं, 8 सप्ताह। तो और इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी 8 सप्ताह के दौरान ही हृदय धड़कना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के कौन से सप्ताह की अवधि के दौरान हैगर साइन ऑब्जर्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये हैगर साइन है क्या चीज़ और ये किस में देखी जाती है। हैगर साइन है किस में देखा जाता है, यूट्रस में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, यूट्रस में देखा जाता है। प्रेग्नेंट महिला के यूट्रस में देखा जाता है। जो यूट्रस है उसको फील किया जाता है, जो इसके 2 सेगमेंट में विभाजित कर देते हैं अपने यूट्रस को। तो यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट है वो उसमें बायमैनुअल क्या किया जाता है, सर्विक्स में बायमैनुअल उंगली है वो इंसर्ट करवाई जाती है। उसमें फिर देखा जाता है कि जो लोअर सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाना और मुलायम हो जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हैगर साइन कहलाता है, हैगर साइन। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन हम कब कर सकते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन है 9 से 11 सप्ताह, बी ऑप्शन है 6 से 10 सप्ताह, सी ऑप्शन है 11 से 15 सप्ताह, डी ऑप्शन 20 से 25 सप्ताह। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, 6 से 10 सप्ताह, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये यूट्रस में देखा जाता है। इसके बाद में एक पामर साइन भी होता है, वो भी बायमैनुअल किया जाता है और उसमें क्या फील किया जाता है, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन है पामर साइन में, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन है उन्हें फील किया जाता है पामर साइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपरकलम क्या है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला है कि ओपरकलम क्या है। ए ऑप्शन गुडेल साइन, बी ऑप्शन पामर साइन, सी ऑप्शन शो एंड डी ऑप्शन म्यूकस प्लग। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। पहले तो गुडेल साइन क्या है। गुडेल साइन मैंने आपको बताया था, ये किसका साइन है, ये है सर्विक्स का साइन है। किसका, सर्विक्स का साइन है। ये क्या है, सर्विक्स का बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाना। गुडेल है, सर्विक्स है वो यूट्रस की, तो उसका बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाना क्या कहलाता है, गुडेल साइन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल में जो सर्विक्स है वो नॉर्मल रिंग के समान दिखाई देती है, लेकिन बाद में प्रेगनेंसी के टाइम ये क्या होती है, जो लिप्स है, ह्यूमन लिप्स है, उसके समान ये अपीयर होने लग जाती है। इसके बाद में आता है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन के बारे में मैंने बताया था कि ये यूट्रस का साइन है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन को फील किया जाता है, तो इसे पाल्मर साइन कहा जाता है। अब है शो। शो क्या है, जो म्यूकस प्लग है, म्यूकस प्लग। तो म्यूकस प्लग क्या है, सबसे पहले तो कि म्यूकस प्लग है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो महिला है उसमें सर्वाइकल जो सिक्रेशन है उनकी जो मात्रा है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो सर्वाइकल म्यूकस है, सिक्रेशन है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो सर्विक्स है उसको लगभग ये क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। यहाँ पे एक किल टाइप यहाँ पे जो एक फॉर्म बना लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, म्यूकस प्लग कहा जाता है। तो ये जब ट्रम के टाइम ब्लीडिंग के साथ विजाइना के रास्ते से ये बाहर आता है, क्या म्यूकस प्लग है वो हरकत के साथ विजाइना के रास्ते बाहर आता है ट्रम के समय, तो उसे शो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शो कहा जाता है। और ओपरकलम क्या है, ओपरकलम है म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग क्या है, ये जो सर्विक्स का सिक्रेशन है बढ़ जाने के कारण ये सील कर देते हैं। यहाँ पे जो किल टाइप फॉर्मेशन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, म्यूकस प्लग कहा जाता है। ये क्यों बनता है, ये जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो अंदर एम्ब्रियो है, अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। क्या काम करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करता है। डी हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से किसे जाना जाता है। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन है लीनिया नाइग्रा, बी ऑप्शन है क्लोइज्मा,
डी ऑप्शन है स्ट्री ग्रेविडेरम, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, जो ये तीनों साइन देखने को आपको मिलेगी प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये तीनों साइन देखने को मिलते हैं, ये स्किन चेंजेस है, स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रेग्नेंट महिला में। तो इनके लिए 3 हार्मोन जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में स्किन से रिलेटेड जो साइंस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनमें कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो वो हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक है मिलेनसाइट, उद्दीपक हार्मोन। 3 हार्मोन देखने को मिलते हैं इसमें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मिलेनसाइट हार्मोन इसमें देखने को मिलते हैं 3। और ये 3 साइन भी प्रेगनेंसी के टाइम में देखने को मिलते हैं। इसमें जो लीनिया नाइग्रा है, लीनिया नाइग्रा क्या है कि जिफिस टर्नम है अपना, जो जिफिस टर्नम से सिफाइसिस प्यूबिस है, वहाँ पे एक लाइन देखने को मिलती है अपने को, तो वो उसे क्या कहा जाता है, लीनिया नाइग्रा के नाम से जाना जाता है। और ये टर्म के बाद में, डिलीवरी के बाद में ये गायब हो जाती है। और इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, लीनिया अल्बा के नाम से। किस नाम से, लीनिया अल्बा के नाम से इसे जाना जाता था। क्वेश्चन इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि लीनिया अल्बा क्या है। ऑप्शन में आपको दे दिए लीनिया नाइग्रा, क्लोइज्मा, स्ट्री ग्रेविडेरम, तो आपको आंसर देना है लीनिया नाइग्रा। जो नाइग्रा है वो ही क्या है, लीनिया अल्बा है। इसके बाद बात आती है कि क्लोइज्मा। क्लोइज्मा में क्या होता है कि जो फेस पे साइन, इसके साइन देखने को आपको मिलता है, ये भी प्रेगनेंसी के टाइम में देखने को मिलता है और डिलीवरी के बाद में ये गायब हो जाते हैं। स्ट्री ग्रेविडेरम है, ये क्या होता है कि खिंचाव, जहाँ पे खिंचाव होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो यूट्रस बढ़ा हुआ यूट्रस है और ये जो जांग है वहाँ पे जो खिंचाव, ब्रेस्ट है वहाँ पे जो खिंचाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पे जो साइन इस तरह की रेखाएं बन जाती है, उन्हें स्ट्री ग्रेविडेरम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको सीधा सा याद रखना है, मास्क का यूज़ हम फेस पे करते हैं, फेस पे होने वाला साइन कौन सा है, क्लोइज्मा है। तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा, फेस यानी बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लोइज्मा मास्क को प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, लीनिया अल्बा के नाम से तो लीनिया नाइग्रा है, उसको लीनिया अल्बा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला में आंतरिक ब्लोटमेंट, इंटरनल ब्लोटमेंट कब परफॉर्म किया जा सकता है। ए ऑप्शन 9 से 10, बी ऑप्शन 25 से 28, सी ऑप्शन 16 से 20, डी ऑप्शन 21 से 24। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। अब जो ब्लोटमेंट है, ब्लोटमेंट देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, हम ब्लोटमेंट करते हैं, 2 टाइप के ब्लोटमेंट हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, आंतरिक ब्लोटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल ब्लोटमेंट। 2 ब्लोटमेंट किया जाता है। इंटरनल ब्लोटमेंट में विजाइना के थ्रू जो बाय मैनुअल किया जाता है, विजाइना के थ्रू जो बेबी है उसको पुश किया जाता है, तो वो जो बेबी है वो क्या करता है, इसके रिएक्शन में आगे से भी पुश करता है, तो इसे ब्लोटमेंट कहा जाता है। और जब हम जो बेली है, पेट है, बढ़ा हुआ यूट्रस है, उसको ऊपर से हम ब्लोटमेंट करते हैं, तो फिर वो एक्सटर्नल ब्लोटमेंट में देखा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, इंटरनल ब्लोटमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि ये कब परफॉर्म किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 16 से 20 सप्ताह, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। 16 से 20 सप्ताह के दौरान इसे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अब ये हम नहीं कर सकते, किसमें नहीं कर सकते, जिसमें एबॉर्शन के जो साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं और एबॉर्शन की जो कंडीशन है वो भी बढ़ सकती है, ये मेडिकली रूप से अब हम नहीं कर सकते इंटरनल ब्लोटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रीविया में स्रावित रक्त का रंग होता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, ए ऑप्शन गहरा लाल, बी ऑप्शन चमकीला लाल गुलाबी, सी ऑप्शन चमकीला लाल, डी ऑप्शन
नॉन ऑफ अबव। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट से जवाब देना है। सबसे पहले तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा यानी अब नॉर्मल यूट्रस है हमारा। प्रेगनेंसी का टाइम क्या होता है कि जो यूट्रस है वो बड़े हुए यूट्रस में जो प्लेसेंटा है वो अपर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, अपर सेगमेंट में ये प्रेजेंट ना होके यहाँ पे जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये 4 टाइप का देखने को आपको मिलता है, 4 टाइप का जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, कौन कौन से 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, चमकीला लाल, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर बात की जाए कि अबर्प्सियो प्लेसेंटी में जो रक्त का रंग है वो कैसा देखने को मिलता है, वो मिलेगा आपको गहरा लाल यानी डार्क कलर देखने को मिलेगा। तो सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कासन अवस्था के नाम से कौन सी अवस्था जानी जाती है, कौन सी अवस्था जाने जाने वाली अवस्था कौन सी है। ए ऑप्शन प्रथम अवस्था, बी ऑप्शन द्वितीय अवस्था, सी ऑप्शन तृतीय अवस्था, डी ऑप्शन चतुर्थ अवस्था। यानी ये किसकी है, लेबर की 4 स्टेज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। लेबर की कितनी 4 स्टेजेस देखने को मिलती है और इसमें जो 4 स्टेजेस, इसमें प्रथम स्टेज के अंदर भी 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। इसमें जो प्रथम स्टेज है उसको हम किस सर्वाइकल स्टेज के नाम से या डायलेटिंग स्टेज के नाम से जानते हैं, सर्वाइकल स्टेज या डायलेटिंग स्टेज के नाम से कौन सी स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है लेबर की उसे जाना जाता है। इसके अंदर 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। फर्स्ट है लेटेंट, सेकंड कौन सी है एक्टिव, थर्ड कौन सी है ट्रांजिशनल स्टेज है। यानी ये 3 स्टेजेस इसमें देखने को मिलती है। ये स्टेजेस इसको सर्वाइकल डायलेटिंग स्टेज यानी ये जो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर सर्विक्स के पूरे 10 सेंटीमीटर डायलेट होने तक ये स्टेज रहती है। अब बात आती है कि सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज है, इसे एक्सपल्सन स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 2 स्टेजेस देखने को मिलती है, एक प्रोपल्सिव और दूसरी एक्सपल्सिव। एक प्रोपल्सिव है, दूसरी एक्सपल्सिव स्टेजेस के नाम से इसे जाना जाता है। 2 स्टेजेस में देखने को मिलती है, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। तो इसे कौन सी एक्सपल्सन स्टेज या निष्कासन अवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये कब स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है जो सर्विक्स है उसके 10 सेंटीमीटर जो डायलेशन होने से लेकर फिटस के बाहर आने तक ये स्टेज ये बंद होती है। इसका प्रारंभ कब होता है, डायलेट होने से लेकर फिटस के बाहर आने तक होता है टाइम। थर्ड स्टेज में बात आती है, थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसकी प्राइमरी ग्रेविडा है चाहे मल्टी ग्रेविडा है, उसमें क्या टाइम पीरियड रहता है, 5 से 15 मिनट रहता है। और इसमें जो इसे प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात आती है कि फोर्थ स्टेज जो चतुर्थ स्टेज है, उसकी चतुर्थ स्टेज में क्या होता है कि इसे कौन सी रिकवरी स्टेज के नाम से जाना जाता है, कौन सी रिकवरी स्टेज या ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से इसे जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशनल स्टेज या रिकवरी स्टेज किसे कहते हैं, तो चतुर्थ अवस्था है उसको कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड 1 घंटा होता है, कितना 1 हावर्स, नॉर्मल में 1 घंटा माना गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा, बी निष्कासन अवस्था या एक्सपल्सन स्टेज के नाम से सेकंड स्टेज है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के स्वागत चिन्ह के नाम से किस चिन्ह को जाना जाता है, साइन को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। ए ऑप्शन म्यूकस प्लग, बी ऑप्शन लाइटनिंग, सी ऑप्शन क्विकनिंग, डी ऑप्शन बैग ऑफ वाटर। तो इसमें जो म्यूकस प्लग है वो क्या है, म्यूकस प्लग मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाइकल
जो सिक्रेशन है वो क्या करते हैं, म्यूकस जो सर्विक्स है उसको सील कर देते हैं, वहाँ पे एक प्लग का निर्माण करते हैं जिसे म्यूकस प्लग कहा जाता है। म्यूकस प्लग को अदर किस नाम से जाना जाता है, तो ओपरकलम नाम से जाना जाता है। कौन से? ओपरकलम नाम से जाना जाता है। और ये जब ओपरकलम या म्यूकस प्लग विजाइना के रास्ते से रक्त के साथ या ब्लीडिंग के साथ बाहर आते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, शो कहा जाता है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और क्विकनिंग क्या है? क्विकनिंग जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके द्वारा जो फिटस अपने फिटस की जो प्रथम मूवमेंट फील की जाती है, हलचल फील की जाती है फिटस की, उसे क्विकनिंग कहा जाता है। बैग ऑफ वाटर क्या है कि शो के बाद में जो यहाँ पे झिल्लियाँ वगैरह पृथक हो जाती है, उसके बाद में सर्विक्स के बाहर यहाँ पे बलून टाइप जो देखने को मिलता है, जो रप्चर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यहाँ पे रप्चर टाइप अपने को देखने को, बिना रप्चर जो बलून टाइप अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसे बैग ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। और इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? लाइटनिंग हमारा राइट आंसर रहेगा। लाइटनिंग ये कब होता है? ये प्रेगनेंसी के टर्म के 2 वीक पहले देखने को मिलता है, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। लाइटनिंग कब देखने को मिलता है? थर्ड ट्राइमेस्टर या डिलीवरी के लेबर के 2 वीक पहले देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विस है, उसमें इफेसमेंट हो जाता है। सबसे पहले 36 वीक तक जो ऊंचाई है, फंडल ऊंचाई, वो कहाँ तक पहुँच जाती है? जिफी स्टर्नम तक पहुँच जाती है। कहाँ तक? जिफी स्टर्नम तक पहुँच जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि लाइटनिंग होती है, इफेसमेंट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट का इफेसमेंट होता है, तो ये नीचे खिसकती है। इससे माता को काफ़ी राहत मिलती है। इससे क्या होता है कि जो डिलीवरी के संबंधित जो जटिलताएं हैं वो कम होने की संभावना होती है, यानी फिटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, सिर है या कुछ भी है, तो वो वहाँ पे जो इफेसमेंट हो जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, लाइटनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विवाह संबंधी समस्या नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड समस्या के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन में नहीं है, ध्यान से देखें आप, नहीं है पूछा जा रहा है। दहेज प्रथा विवाह है, बी ऑप्शन ब्रह्मा विवाह है, सी ऑप्शन बाल विवाह है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि कौन सी समस्या नहीं है? ब्रह्मा विवाह समस्या नहीं है। अगर बाल विवाह की बात की जाए तो ये विवाह से संबंधित समस्या है। दहेज के बारे में बात की जाए तो दहेज भी एक क्या है? समस्या है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु को लगने वाला प्रथम टीका। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें ध्यान से, फिर आप आंसर देना है। BCG ए ऑप्शन में, OPV बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, डी ऑप्शन TD। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में विटामिन K लिखा गया होता तो विटामिन K फर्स्ट टीका लगने वाला होता, लेकिन यहाँ विटामिन K नहीं है। तो इन जो 4 ऑप्शन में से सबसे पहला टीका जो शिशु है उसको कौन सा लगना चाहिए? यहाँ पे है BCG। BCG हम कब तक लगा सकते हैं? BCG हम लगा सकते हैं 1 साल तक बच्चे को दे सकते हैं। OPV हम 5 साल तक बच्चे को दे सकते हैं, TD नहीं दे सकते। और हेपेटाइटिस B है वो हम 24 आवर्स तक बच्चे को देना होता है। तो ये सबसे पहले लगना चाहिए। जो प्रायोरिटी है वो ही पूछी जा रही है, प्रायोरिटी की बात की जा रही है। तो जो ऑप्शन नंबर C है वो हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को 9 सप्ताह पर दिए जाने वाला टीका कौन सा है? ए ऑप्शन पेंटावैलेंट, बी ऑप्शन BCG, सी ऑप्शन DPT, डी ऑप्शन मिजल्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में लिखें, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि 9 वीक पर कौन सा जो वैक्सीन है वो बच्चे को दी जाती है।
और ये कौन से जो डिजीज हैं, इसमें पेंटावेलेट में 5 जो टीके हैं वो शामिल किए जाते हैं और ये कब दी जाती हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पेंटावेलेंस में कितने 5 वैक्सीन्स इंक्लूड की जाती है। बीसीजी किससे जो प्रिवेंशन है देती है, वो देती है ट्यूबरक्लोसिस से। डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस से प्रिवेंशन देती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, मिजल्स वैक्सीन है। मिजल्स वैक्सीन यानी 9 वीक पर कौन सा मिजल्स दिया जाता है। इसके साथ में एक और वैक्सीन दी जाती है, उसका नाम लिखें कमेंट बॉक्स में, कौन सी वैक्सीन दी जाती है 9 मंथ पर, और वो कितनी दी जाती है। 9 मंथ पर मिजल्स के अलावा कौन सी वैक्सीन दी जाती है और वो कितनी दी जाती है और रूट कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। ए ऑप्शन 1955, बी ऑप्शन 1961, सी ऑप्शन 1975, डी ऑप्शन 1962। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, मिड डे मील कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है आंसर बी, यानी 1961 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ के रखना और जो भी उनका न्यूट्रिशन है उसका हाफ उसे प्रोवाइड करना। इसका मिड डे मील का जो कार्यक्रम है उसका जो उद्देश्य है उसका एम में शामिल किया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रश इंजरी किस प्रकार का वाउंड है। क्रश इंजरी में यहाँ पे वाउंड की बात की जा रही है। वाउंड भी बहुत टाइप है, ओपन क्लोज वाउंड। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन ओपन वाउंड, बी ऑप्शन क्लोज वाउंड, सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ, डी ऑप्शन हेमेटोमा वाउंड। ओपन वाउंड में क्या होता है कि वाउंड होता है, कोई भी इंजरी हुई है तो जो स्किन है वो खुली हो जाती है, खुला वाउंड होता है, ब्लीडिंग है वो बाहर होती है, तो इसे ओपन वाउंड के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें चीरा लगना है, चीरा लगना या हाथ का कटना, तो इसमें जो इंजरीज है वो ओपन में गिनी जाती है। लेकिन क्लोज में क्या होता है कि कोई भी इंजरी हुई है लेकिन जो ब्लड है या कोई भी इंजरी है तो वो बाहर नहीं निकल पाती, जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही रह जाता है, और जो स्किन है वो क्रश, जो स्किन है उस पर कोई भी चीरा वगैरह नहीं होता। तो इसमें क्या कहा जाता है, क्लोज वाउंड के अंदर ये गिना जाता है। हीमेटोमा में क्या होता है, हीमेटोमा में ब्लड का थक्का जम जाता है अंदर ही, इंटरनल के अंदर जो इंटरनल टिश्यूज़ है वहाँ पे ये थक्का जम जाता है हीमेटोमा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा क्रश इंजरी। इसमें क्या रहेगा कि लॉन्ग टाइम तक कोई भी भारी वस्तु है, कोई भी भारी चीज़ है, जैसे कोई भी पर्सन है उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया, तो ट्रक गुजरने के बाद में जो इंजरी है वो बाहर लीकेज नहीं होती है। क्रश इंजरी है उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी भारी वस्तु है, जैसे कि पत्थर है बहुत ज़्यादा भारी है, वो पड़ा रहने के कारण जो अंदर की जो इंटरनल मसल्स है उसमें दब जाने के कारण इंजरी होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्रश इंजरी कहा जाता है। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड सोर से बचाने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन, रोगी को सलवटों रहित स्वच्छ एवं बिस्तर प्रदान करना चाहिए। बी ऑप्शन, रोगी को संतुलित आहार प्रदान करें। सी ऑप्शन, रोगी की पोजीशन बिस्तर पर प्रत्येक 2-3 दिनों से बदलनी चाहिए। डी ऑप्शन, निम्न में से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गलत और कौन सा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ऐसे नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा कथन एक्यूरेट सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा पोजीशन कि रोगी की पोजीशन है बिस्तर पर प्रत्येक 2-3 दिनों से बदलनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। कब बदलनी चाहिए, बैक केयर करते टाइम, या बैक केयर कैसे की जाती है, टैल्कम पाउडर वगैरह लगाना, जैसे पीठ को थपथपाना, और पोजीशन है वो प्रत्येक 2 घंटे के बाद में, प्रत्येक
2 घंटे के बाद में पोजीशन उसको बदलनी चाहिए। और जो बेड सोर के जहाँ पे जो प्रेशर जा रहा है, जैसे एल्बो है, शोल्डर है, बटक्स है, वहाँ पे जो बेड सोर होने से एक्स्ट्रा उपाय करने चाहिए, जैसे कि एयर मैटर्स है, वाटर मैटर्स है, उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो एयर मैटर्स और जो वाटर मैटर्स है उनका भी यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है डी, नाइट्रोजन हमारा राइट आंसर रहेगा कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? ए ऑप्शन 5.9, बी ऑप्शन 4.6, सी ऑप्शन 5.6, डी ऑप्शन 4.9। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में लिखें। पीएच का अगर नॉर्मल वैल्यू पूछे कि नॉर्मल, तो यहाँ पे आपको 7 करना है। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो अल्कलाइन में माना जाता है। यहाँ पे अम्लीय वर्षा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पीएच का पूछा जा रहा है, तो कितना रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा 5.6, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रदूषित जल के सेवन से होने वाली बैक्टीरिया बीमारी कौन सी है? बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है वो कौन सा है? ए ऑप्शन टाइफाइड फीवर, बी ऑप्शन पोलियो, सी ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, डी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी। तो जो ये तीनों डिजीज़ है वो किससे होते हैं? वायरल डिजीज़ है। और ये चारों डिजीज़ है वो किससे होते हैं? कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलने वाले डिजीज़ है। 7 से होने वाले डिजीज़ है। सॉरी, हेपेटाइटिस बी नहीं है, हेपेटाइटिस बी है ब्लड के द्वारा, जो कॉन्टामिनेटेड ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड है, उसके द्वारा ये सीक्रेट होता है। लेकिन ये तीनों डिजीज़ है वो किसके द्वारा होते हैं? ये जो कॉन्टामिनेटेड फ्लूइड है या फूड है, फिशेस है, उसके सेवन से ये क्या होता है? डिजीज़ फैलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर हेपेटाइटिस की बात की जाए तो हेपेटाइटिस है वो ब्लड के द्वारा ट्रांसमिटेड होने वाला डिजीज़ है। इसे सेकंड नाम कौन सा है? सीमन हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। कौन सा? सीमन हेपेटाइटिस। ये तीनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टामिनेटेड फिशेस, कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड है, उसके द्वारा ये होने वाले वायरल ये 3 वायरल डिजीज़ है और ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए हमारा राइट आंसर रहेगा। टाइफाइड फीवर है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जल के सेवन से होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार क्या है? ए ऑप्शन मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, बी ऑप्शन घरेलू मक्खी के द्वारा फैलने वाला रोग, सी ऑप्शन सैंड मक्खी के द्वारा फैलने वाला रोग, डी ऑप्शन ए एंड सी दोनों। काला आजार को अगर मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? लेशमेनियासिस। क्या कहा जाता है? लेशमेनियासिस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा कि सैंड मक्खी के द्वारा फैलने वाला ये डिजीज़ है। काला आजार सैंड मक्खी के द्वारा फैलने वाला डिजीज़ है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स।